हिंदी में हॉरर कहानी प्रस्तुत है। दुर्गम हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी और खंडहर सी हवेली थी, जिसे लोग दुर्गम हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। वहां के लोगों का मानना था कि हवेली में एक आत्मा रहती है जो किसी को अंदर जाने नहीं देती। एक दिन गांव के 3 दोस्तों अजय, रोहित और समीर ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। वे तीनों रात के समय टॉर्च और लाठी लेकर हवेली में गए। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर लगी तस्वीरें धुंधली थीं और दरवाजे अपने आप चरमराने लगे। जैसे ही वे हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचे, वहां एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। अचानक एक घुटी हुई चीख सुनाई दी। तीनों डर से कांपने लगे, लेकिन अजय ने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। तभी उनकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। रोहित ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तीनों दोस्तों ने डर के मारे दौड़ लगाई और किसी तरह हवेली से बाहर निकले। अगले दिन गांव के बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि वह हवेली एक विधवा की थी, जिसने अपने पति की हत्या के बाद वहीं आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी, बदला लेने के लिए। उसके बाद किसी ने उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की। सुनते हैं अगली कहानी। शापित पेड़ की साया। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे लोग शापित पेड़ कहते थे। कहा जाता था कि रात के समय वहां से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। इस पेड़ को लेकर कई कहानियां मशहूर थीं, लेकिन कोई भी सच्चाई को जानने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के एक नवयुवक विक्रम ने इस रहस्य को जानने का निश्चय किया। वह साहसी और निडर था। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। वह एक रात अपने हाथ में मशाल लेकर उस पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही वह पेड़ के करीब आया, हवा अचानक ठंडी और तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं जैसे जीवित हो उठी और अजीब अजीब सरसराहट की आवाजें आने लगी। विक्रम ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसने महसूस किया कि पेड़ की जड़ों के पास एक साया है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह साया एक बूढ़ी औरत का था, जिसके लंबे सफेद बाल और जलती हुई आंखें थीं। उसने विक्रम से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? विक्रम ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारा सच जानना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी भयानक थी। उसने बताया कि वह कभी इस गांव की एक साधारण महिला थी, लेकिन गांव वालों ने उसे जादूगरनी समझकर मार डाला। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि जो भी इस पेड़ के पास आएगा, वह उसे कभी लौटने नहीं देगी। विक्रम ने हिम्मत करके उससे कहा, अगर तुम इतनी पीड़ा में हो तो मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त करना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत कुछ देर चुप रही और फिर बोली, अगर तुम यह कर सको तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। विक्रम ने अगले दिन गांव के पुजारी से मदद ली। वे दोनों उस पेड़ के पास गए और पूजा अर्चना शुरू की। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण हुआ, बूढ़ी औरत की चीखें तेज होती गईं। अंत में वह आग की लपटों में बदलकर गायब हो गई। उसके बाद वह पेड़ फिर कभी शापित पेड़ नहीं कहलाया। विक्रम की हिम्मत ने न सिर्फ पेड़ का रहस्य सुलझाया, बल्कि गांव वालों के डर को भी खत्म कर दिया। पर ध्यान रहे, हर साया इतना दयालु नहीं होता। सुनते हैं अगली कहानी। काली कोठरी का भूत। गांव के स्कूल में एक पुरानी काली कोठरी थी, जिसे सालों से बंद रखा गया था। कहा जाता था कि वहां एक बच्चे की आत्मा फंसी हुई है। बच्चे का नाम मोहन था, जो कई साल पहले स्कूल के ही एक टीचर की सजा के कारण उस कोठरी में बंद किया गया था। दुर्भाग्य से कोठरी की चाबी खो गई और मोहन अंदर ही दम तोड़ गया। तब से हर रात उस कोठरी से किसी बच्चे के रोने और सिसकने की आवाजें आती थी। कोई भी उस कोठरी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में नए शिक्षक अरविंद जी आए। जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे अंधविश्वास मानते हुए कोठरी खोलने का फैसला किया। रात को जब सब सो रहे थे, वे टॉर्च और एक लोहे की छड़ी लेकर स्कूल पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कोठरी का ताला तोड़ा, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर घुप अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा तो दीवारों पर बच्चों के छोटे छोटे हाथों के निशान थे। तभी एक कोने से हंसने की आवाज आई। अरविंद जी ने अपनी टॉर्च उधर घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी एक छोटे बच्चे की आवाज सुनाई दी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरविंद जी ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं मोहन हूँ, मुझे यहाँ से मुक्त करो। अरविंद जी ने हिम्मत जुटाई और कोठरी के अंदर चारों ओर देखने लगे। कोठरी के एक कोने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने बक्सा खोला, एक सफेद धुंध सी बाहर निकली और मोहन की परछाई में बदल गई। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं आजाद हूँ, धन्यवाद। ये कहकर वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई।
अगले दिन गांव वालों ने देखा कि काली कोठरी अब सामान्य दिख रही थी। अरविंद जी ने उस कोठरी को फिर से खुला रखा और वह जगह एक साधारण कमरे में बदल गई। लेकिन कभी कभी रात के समय लोग कहते हैं कि वहां से किसी बच्चे की हंसी की हल्की आवाज सुनाई देती है। सुनते हैं अगली कहानी। भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी और रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है। एक बार गांव के 3 दोस्त अर्जुन, रोहित और विक्रम ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। एक ठंडी अंधेरी रात को वे तीनों टॉर्च और कुछ लकड़ी लेकर हवेली पहुंचे। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर लगे जाले झूलने लगे। अचानक एक कोने से किसी के चलने की आवाज आई। तीनों डर गए लेकिन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। जैसे ही वे सीढ़ियों पर चढ़े, एक सफेद साया उनकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। विक्रम के हाथ से टॉर्च गिर गई और तीनों चीखते हुए भागने लगे। लेकिन अर्जुन ने खुद को संभाला और रुककर पूछा, कौन हो तुम? साया अचानक गायब हो गया और एक धीमी आवाज आई, मुझे बचाओ। अगले दिन तीनों ने गांव के बुजुर्गों से इस हवेली की कहानी पूछी। पता चला कि वह साया उस हवेली की पुरानी मालकिन का था जो अपने गहनों के लालच में मारी गई थी। उसकी आत्मा शांति चाहती थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने हवन और पूजा करवाई और हवेली को फिर से ठीक कराया। उसके बाद वहां से आवाजें आना बंद हो गईं और गांव के लोग कहते हैं कि आत्मा को अब शांति मिल गई। लेकिन आज भी अगर कोई रात को हवेली के पास जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। सुनते हैं अगली कहानी। जंगल का प्रेत। रामपुर गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भयावह जंगल कहते थे। कहा जाता था कि जो भी उस जंगल में रात के समय जाता वो कभी वापस नहीं लौटता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहां एक प्रेत का वास है जो इंसानों की आत्मा छीन लेता है। रवि, एक निडर युवक, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह जंगल में जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा। एक पूर्णिमा की रात रवि मशाल लेकर जंगल में घुस गया। जंगल में घुसते ही अजीब सी खामोशी थी। हवा का एक झोंका भी नहीं था और पत्ते बिल्कुल स्थिर थे। चलते चलते रवि को एक बड़ा पुराना पेड़ दिखा जिसके पास एक पत्थर की मूर्ति रखी थी। अचानक मूर्ति की आंखें लाल हो गईं और रवि को एक डरावनी हंसी सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक काले साए को अपनी ओर आते देखा। रवि की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मशाल को जोर से घुमाते हुए चिल्लाया, कौन हो तुम? सामने आओ। काले साए ने एक भयानक आवाज में कहा, तुम्हारी मौत तुम्हारी हिम्मत से बड़ी नहीं, लेकिन अगर तुम मेरी मुक्ति चाहते हो तो मेरा बदला लो। प्रेत ने अपनी कहानी सुनाई। वह किसी समय गांव का एक साधु था जिसे लालचियों ने जंगल में मारकर उसका धन चुरा लिया था। उसकी आत्मा तभी से भटक रही थी। उसने रवि से अपने कातिलों की मूर्ति को नष्ट करने को कहा। रवि ने मूर्ति को तोड़ दिया और उसी पल काले साए ने धन्यवाद कहकर आकाश में विलीन हो गया। जंगल में अचानक रोशनी फैल गई और वहां की भयावहता खत्म हो गई। गांव वाले अब उस जंगल में जाने से नहीं डरते, लेकिन रवि ने उन्हें सिखाया कि लालच और अन्याय किसी को भी शांति से जीने नहीं देता। लेकिन आज भी उस बड़े पेड़ के पास रात को अगर कोई जाए तो हल्की सी हंसी सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, तुमने मुझे मुक्त किया। सुनते हैं अगली कहानी। काले कुएं का भूत। शिवपुर गांव में एक पुराना कुआं था जिसे लोग काला कुआं कहते थे। कहते थे जो भी उस कुएं के पास रात को जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव में इस कुएं को लेकर डरावनी कहानियां फैली हुई थीं। किसी का कहना था कि कुएं में एक चुड़ैल रहती है, तो किसी का मानना था कि वहां एक प्रेत आत्मा फंसी हुई है। रामू, गांव का एक जिज्ञासु युवक, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह हमेशा कहता, यह सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं एक दिन उस कुएं के पास जाकर सच्चाई का पता लगाऊंगा। एक अमावस्या की रात
रामू ने अपनी हिम्मत जुटाई और मशाल लेकर काले कुएं के पास पहुंचा। रात घनी थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही रामू कुएं के करीब पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कुएं के पानी में हलचल होने लगी और पानी से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, क्यों आए हो यहां? लौट जाओ वरना पछताओगे। रामू ने आवाज की परवाह नहीं की और कुएं में झांकने लगा। तभी उसे कुएं के अंदर से एक सफेद साया निकलता दिखा। साया एक महिला का था, जिसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। महिला चिल्लाई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रामू डर गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? महिला ने कहा, मैं इस गांव की थी। सालों पहले मेरे पति और ससुराल वालों ने मुझे लालच में मारकर इस कुएं में फेंक दिया। मेरी आत्मा तभी से भटक रही है। मुझे न्याय चाहिए, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता। रामू को दया आ गई। उसने महिला से वादा किया कि वह उसे न्याय दिलाएगा। अगले दिन रामू ने गांव के बुजुर्गों और पंचायत को बुलाया। उसने सबको सच्चाई बताई और गांव वालों को उस महिला की मौत के बारे में जांच करने को कहा। कई सालों पुराने सबूत मिले और महिला के कातिलों का सच सामने आया। जैसे ही न्याय हुआ, उसी रात रामू ने फिर से काले कुएं के पास सफेद साया देखा। लेकिन इस बार वह साया शांत और मुस्कुराते हुए था। उसने रामू को धन्यवाद दिया और आकाश में गायब हो गई। उसके बाद से काले कुएं का डर खत्म हो गया। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि अगर कोई उस कुएं के पास ईमानदारी और सच्चाई से जाता है, तो वह साया उसे आशीर्वाद देता है। लेकिन जो लालच और अन्याय लेकर जाता है, उसे वह कुआं कभी वापस नहीं आने देता। सुनते हैं अगली कहानी। पुरानी हवेली का श्राप। शहर से दूर घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल हवेली खड़ी थी। यह हवेली सालों से वीरान थी और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि यह हवेली श्रापित है और जो भी वहां रात बिताने जाता है, वह या तो मर जाता है या पागल हो जाता है। एक दिन 4 दोस्त राज, अमन, प्रियंका और कविता ने शर्त लगाई कि वे उस हवेली में रात बिताएंगे। सभी ने इसे मजाक समझा और रात को मशाल, खाने पीने का सामान और एक कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। हवेली की हालत खंडहर जैसी थी। टूटे हुए दरवाजे, जाले और दीवारों पर अजीब सी दरारें। अंदर जाते ही उन्हें ठंडक का एहसास हुआ, जैसे किसी ने उन्हें देख लिया हो। वे सभी एक बड़े कमरे में पहुंचे और वहां डेरा जमाया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिस पर धूल जमी थी। अमन ने मजाक में कहा, शायद इसमें कोई भूत छिपा हो। यह सुनकर सभी हंसने लगे। रात के गहराते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अलमारी के पास अचानक आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। प्रियंका ने डरकर कहा, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। यह जगह ठीक नहीं लगती। राज ने हिम्मत दिखाते हुए अलमारी खोल दी। अलमारी के अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस डायरी को पढ़ेगा, वह मेरी यातनाओं का हिस्सा बन जाएगा। अचानक हवेली के हर कोने से भयानक चीखें सुनाई देने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवेली की खिड़कियों से अंधेरी परछाइयां झांकने लगीं। चारों दोस्त चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने बंद कर दी थी। डायरी के अगले पन्नों में हवेली की सच्चाई लिखी थी। यह हवेली कभी राजा विक्रम की थी, जिन्होंने लालच में अपने ही परिवार को मार डाला था। मरने वालों की आत्माएं तब से हवेली में फंसी हुई थीं और वे हर उस इंसान को सजा देती थीं जो उनके श्रापित घर में कदम रखता। चारों दोस्त बुरी तरह फंस गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी कविता को याद आया कि डायरी में लिखा था, मुझे मुक्ति चाहिए। उन्होंने जल्दी से हवन सामग्री ढूंढी और एक पूजा शुरू की। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवेली के चीखने की आवाजें तेज हो गईं। चारों दोस्तों ने डर के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और पूजा खत्म की। धीरे धीरे हवेली शांत हो गई और आत्माओं के चीखने की आवाजें बंद हो गईं। अगली सुबह जब वे जागे, तो खुद को हवेली के बाहर पाया। हवेली अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी और वहां एक भी आवाज नहीं थी।
गांव वाले कहते हैं कि उस रात के बाद से हवेली में किसी ने कोई अजीब घटना नहीं देखी। लेकिन लोग अब भी कहते हैं कि अगर कोई लालच या बुरी नीयत से उस हवेली के पास जाता है तो वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। सुनते हैं अगली कहानी। चमकता पेड़। एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय पेड़ था जिसे लोग चमकता पेड़ कहते थे। यह पेड़ गांव के जंगल में गहराई में था और रात को रहस्यमय ढंग से चमकता था। कोई नहीं जानता था कि यह क्यों चमकता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ श्रापित है और जो भी इसे छूता है वह अपने प्राण गंवा देता है। गांव का एक निडर युवक दीपक इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह इस पेड़ के रहस्य का पता लगाएगा। एक रात दीपक जंगल में अकेला चला गया। चांदनी रात थी और जंगल में अजीब सी खामोशी थी। चलते चलते वह उस पेड़ तक पहुंच गया। पेड़ की शाखाएं चमक रही थीं और उसकी जड़ों से हल्की रोशनी निकल रही थी। यह दृश्य अद्भुत और डरावना दोनों था। दीपक ने पेड़ को ध्यान से देखा और सोचा, यह किसी जादू जैसा लगता है। उसने हिम्मत कर पेड़ को छूने की कोशिश की, तभी अचानक हवा में अजीब सी गूंजने वाली आवाज सुनाई दी। यहां से चले जाओ वरना तुम्हारी आत्मा इस पेड़ में कैद हो जाएगी। दीपक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साया उसकी ओर बढ़ रहा था। वह डर तो गया लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने जोर से पूछा, कौन हो तुम और यह पेड़ क्यों चमकता है? साया धीरे धीरे एक बूढ़ी महिला का रूप लेने लगा। उसने कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूं। यह पेड़ उस आत्मा का निवास है जो सैकड़ों साल पहले मारी गई थी। वह आत्मा बुरी है और हर इंसान की ऊर्जा को खींच लेती है। दीपक ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? महिला ने कहा, तुम्हें इस आत्मा को मुक्त करना होगा। इसके लिए तुम्हें गांव के मंदिर में जाकर विशेष पूजा करनी होगी और पेड़ के पास मंत्रों का जाप करना होगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। आत्मा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। दीपक ने हिम्मत दिखाई और गांव लौटकर मंदिर के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने उसे आवश्यक सामग्री दी और कहा, इस काम में तुम्हारी सच्चाई और धैर्य ही तुम्हारा हथियार है। अगली रात दीपक फिर से उस पेड़ के पास गया। उसने मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन अचानक पेड़ से काले धुएं की लहरें निकलने लगीं। वह धुआं दीपक को घेरने लगा और उसे डराने की कोशिश करने लगा। लेकिन दीपक ने मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ा। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, पेड़ जोर से हिला और उसके आसपास की रोशनी गायब हो गई। एक जोरदार चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। वह आत्मा मुक्त हो चुकी थी। अगले दिन गांव वाले जब जंगल गए तो देखा कि वह पेड़ अब सामान्य हो चुका था। न कोई चमक थी, न कोई रहस्य। गांव के लोग दीपक की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे और उसे अपने नायक के रूप में देखने लगे। लेकिन आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अगर कोई झूठ या बुरी नीयत से उस पेड़ के पास जाता है तो पेड़ की शाखाएं हल्की सी चमकने लगती हैं, जैसे चेतावनी दे रही हों। सुनते हैं अगली कहानी। भूतिया स्टेशन। शहर से दूर एक छोटा रेलवे स्टेशन था जिसे लोग भूतिया स्टेशन कहते थे। इस स्टेशन पर पिछले कई सालों से कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। लोगों का मानना था कि वहां आत्माओं का बसेरा है। कहते हैं कि एक बार जो उस स्टेशन पर रुकता है वह कभी वापस नहीं आता। रवि, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। उसने अपने संपादक से वादा किया कि वह स्टेशन का रहस्य उजागर करेगा। एक रात रवि अपनी कैमरा और टॉर्च लेकर स्टेशन पर पहुंचा। वहां घना अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा। रवि ने स्टेशन का मुआयना शुरू किया। प्लेटफॉर्म पर टूटे फूटे बेंच, जंग लगे लोहे के खंभे और दीवारों पर अजीब सी दरारें थीं। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म के अंत की ओर कदम बढ़ाया, अचानक हवा तेज हो गई और उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है यहां? रवि ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साया उसकी ओर देख रहा था। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रवि डर तो गया,
लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाते हुए कैमरा चालू कर दिया। साया एक बूढ़े व्यक्ति का था। उसने रवि से कहा, यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? और यह स्टेशन क्यों भूतिया कहलाता है? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं इस स्टेशन का स्टेशन मास्टर था। कई साल पहले एक ट्रेन में आग लग गई थी। उस ट्रेन में सैकड़ों लोग मारे गए। उनकी आत्माएं आज भी इस स्टेशन पर फंसी हुई हैं। मैं उन्हें मुक्त करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वे मुझे जाने नहीं देते। रवि ने पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? स्टेशन मास्टर ने कहा, तुम्हें इस स्टेशन पर एक विशेष हवन करना होगा और उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करनी होगी। अगले दिन रवि गांव के पुजारी को साथ लेकर स्टेशन पर गया। उन्होंने स्टेशन पर हवन किया और आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। हवन के दौरान तेज हवाएं चलने लगीं और ऐसा लगा जैसे आत्माएं गुस्से में हैं। लेकिन जैसे ही पूजा खत्म हुई, हवा शांत हो गई और स्टेशन पर अजीब सा सुकून फैल गया। स्टेशन मास्टर का साया रवि के पास आया और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे और इन आत्माओं को मुक्ति दी। धन्यवाद। वह साया धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। उसके बाद रेलवे विभाग ने उस स्टेशन को फिर से शुरू किया। अब वहां ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन स्टेशन पर जाने वाले यात्री कहते हैं कि रात के समय प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़े स्टेशन मास्टर का साया कभी कभी दिखाई देता है, जो यात्रियों को सुरक्षित देखता है। सुनते हैं अगली कहानी। अंधेरी हवेली का सच। शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग इसे अंधेरी हवेली कहते थे। यह हवेली सालों से खाली पड़ी थी और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि जो भी इस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक बार 5 दोस्त अर्जुन, सुमित, रिया, काव्या और विक्रम ने इस हवेली में जाने का फैसला किया। यह फैसला किसी साहसिक अभियान से कम नहीं था। वे सभी रोमांच के शौकीन थे और इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने तय किया कि वे एक रात इस हवेली में बिताएंगे और उसकी सच्चाई जानेंगे। हवेली का पहला अनुभव। शाम ढलते ही वे सभी टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली पहुंचे। हवेली बेहद पुरानी थी, दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजे चरमराने वाले थे। जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर चारों तरफ अंधेरा था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने सामान के सड़ने की। अंदर घुसते ही सुमित ने मजाक में कहा, यहाँ तो सच में भूतों का घर लगता है। सभी हंसने लगे, लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। रहस्यमयी आवाजें। हवेली में एक बड़ा हॉल था, जहां उन्होंने अपना सामान रखा। जैसे ही वे हॉल में बैठने लगे, उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने कहा, किसी ने सुना? शायद हवेली में कोई और भी है। सभी सतर्क हो गए। विक्रम और अर्जुन ने ऊपर जाकर जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, सीढ़ियां चरमराने लगीं। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर एक खाली कमरा था, लेकिन वहां की दीवारों पर खून जैसे निशान थे। तभी पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अर्जुन और विक्रम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। नीचे से रिया और सुमित ने उनकी चीख सुनी और ऊपर भागे। डायरी का राज। काव्या ने नीचे के एक कमरे में एक पुरानी डायरी देखी। उसने उसे खोलकर पढ़ा। डायरी में लिखा था, यह हवेली श्रापित है। मेरी आत्मा यहाँ कैद है। मुझे धोखे से मार दिया गया था। जो भी इस हवेली में आता है, वह मेरे दर्द का हिस्सा बन जाता है। डायरी पढ़ते ही काव्या को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साया दीवार पर दिखाई दिया। भूत की कहानी। जब सभी दोस्त फिर से एकत्र हुए तो उन्होंने पूरी डायरी पढ़ी। डायरी में लिखा था कि यह हवेली कभी राजा हरिकेश की थी। राजा का भरोसेमंद मंत्री धन और सत्ता की लालच में राजा और उसकी पत्नी को मारकर उनकी संपत्ति हथियाना चाहता था।
उसने हवेली में आग लगाकर राजा की पत्नी को जिंदा जला दिया। उसी दिन से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है। आत्मा की मुक्ति का उपाय डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसी जगह पर पूजा करनी होगी जहां उसे जलाया गया था। यह पढ़कर सभी ने मिलकर आत्मा को शांति देने का फैसला किया। वे सभी कमरे में गए जहां राजा की पत्नी की हत्या हुई थी। जैसे ही उन्होंने वहां पूजा शुरू की, हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं। खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं और चारों तरफ अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। लेकिन दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मंत्रोच्चार जारी रखा। अचानक एक भयंकर चीख के साथ सफेद साया प्रकट हुआ और जलती हुई रोशनी में बदल गया। आत्मा ने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब यह हवेली शांत हो जाएगी। अंत सुबह होते ही हवेली की खौफनाक गंध और अंधेरा गायब हो गया। दोस्तों ने राहत की सांस ली और गांव लौट आए। अब उस हवेली में कोई डरावनी घटना नहीं होती। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि जो कोई भी हवेली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। हवेली अब भी खड़ी है, लेकिन उसकी रहस्यमय उपस्थिति कभी-कभी महसूस की जाती है। सुनते हैं अगली कहानी। खूनी झील का रहस्य। हिमालय की तलहटी में एक गांव था जिसके पास एक झील थी। इसे खूनी झील के नाम से जाना जाता था। गांव के लोग मानते थे कि झील में एक बुरी आत्मा रहती है जो हर पूर्णिमा की रात को झील के पास आने वालों की जान ले लेती है। झील के पास सन्नाटा पसरा रहता था। पक्षी वहां नहीं जाते थे और झील का पानी हमेशा गहरा लाल दिखाई देता था। किसी ने इसे छूने की हिम्मत नहीं की। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सदियों पहले इस झील के पास एक खूनी युद्ध हुआ था। हजारों सैनिक मारे गए और उनकी आत्माएं झील में कैद हो गईं। कहानी की शुरुआत गांव के युवक अजय को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह विज्ञान में विश्वास करता था और मानता था कि झील का लाल रंग किसी प्राकृतिक कारण से है। उसने तय किया कि वह झील के रहस्य का पता लगाएगा। उसके दोस्त रवि, नीलम और पूजा भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। पूर्णिमा की रात वे चारों झील के पास पहुंचे। अजय ने अपने साथ कैमरा और कुछ वैज्ञानिक उपकरण लाए थे। जैसे ही उन्होंने झील का पानी देखा, वह सच में गहरा लाल था। रवि ने मजाक में कहा, शायद यहां किसी ने टमाटर का जूस डाल दिया है। लेकिन नीलम को वहां की ठंडक और माहौल कुछ अजीब लगा। रहस्यमय घटनाएं जैसे ही रात गहराने लगी, झील के पानी में हलचल होने लगी। पानी में अजीब सी रोशनी चमकने लगी और झील से किसी के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। पूजा डरकर बोली, हमें यहां से चलना चाहिए। यह जगह ठीक नहीं लग रही। अजय ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है। यह सब बस हमारी कल्पना है। लेकिन तभी झील के किनारे से एक साया निकलकर उनके सामने आ गया। वह एक औरत का साया था जिसकी आंखें लाल और चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम इस झील का हिस्सा बनोगे। भूत की कहानी। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। अजय ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यह झील क्यों श्रापित है? औरत ने बताया कि वह उस युद्धकाल की रानी थी। उस समय इस क्षेत्र पर एक राजा ने कब्जा करने की कोशिश की थी। उसने निर्दयता से सैकड़ों लोगों को मार डाला और रानी को धोखे से झील में डुबो दिया। उसकी आत्मा तब से बदला लेने के लिए भटक रही है। औरत ने कहा, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं यहां आने वाले हर इंसान से अपनी पीड़ा का बदला लूंगी। आत्मा की मुक्ति का उपाय। अजय ने आत्मा से पूछा, तुम्हें न्याय कैसे मिलेगा? रानी की आत्मा ने कहा, झील के पास जो खंडहर है, वहां एक पुरानी तलवार दफन है। वह तलवार मेरी है। उसे झील में फेंको, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अजय और उसके दोस्तों ने खंडहर में जाकर तलवार ढूंढी। यह काम आसान नहीं था।
खंडहर के पास अजीब घटनाएं होने लगीं, दरोंदीवार हिलने लगे और हवा में गूंजती आवाजें डराने लगीं। लेकिन आखिरकार उन्हें तलवार मिल गई। झील की मुक्ति तलवार लेकर वे वापस झील के पास आए और उसे झील में फेंक दिया। जैसे ही तलवार पानी में गिरी, झील का लाल रंग गायब होने लगा। झील का पानी साफ और चमकदार हो गया। रानी की आत्मा प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी। अब यह झील श्राप मुक्त हो गई है। उसके बाद आत्मा हवा में विलीन हो गई। अगले दिन गांव के लोग जब झील के पास गए तो उन्होंने पहली बार झील का पानी साफ देखा। झील पर अब कोई अजीब घटना नहीं होती थी। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि झील के पास आज भी रानी की अदृश्य उपस्थिति महसूस की जाती है, जैसे वह अपने लोगों की रक्षा कर रही हो। खूनी झील अब एक खूबसूरत झील में बदल गई थी, लेकिन उसकी रहस्यमय कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। सुनते हैं अगली कहानी। भूतिया जंगल का रहस्य। गांव के पास एक घना और पुराना जंगल था जिसे लोग कालवन के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि जो भी रात के समय जंगल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। वहां से अजीब अजीब चीखें सुनाई देती थी और लोग कहते थे कि जंगल में आत्माएं भटकती हैं। इस गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह निडर और साहसी था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन जब गांव के लोग जंगल की भूतिया कहानियों पर चर्चा कर रहे थे, अर्जुन ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। उसने कहा, ये सब बकवास है। डर सिर्फ तुम्हारे मन में है। मैं इस जंगल में जाऊंगा और तुम्हारे सारे भ्रम दूर कर दूंगा। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने रात को जंगल जाने का फैसला कर लिया। जंगल की ओर सफर। उस रात अर्जुन ने अपनी टॉर्च, चाकू और पानी की बोतल ली और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान और सन्नाटे से भरा हुआ था। और आसमान में चांदनी से ढंढक थी। जंगल के अंदर गया, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी हवा में किसी के रोने की आवाज आती तो कभी पत्तों की सरसराहट। अर्जुन ने इसे नजरअंदाज किया और अपनी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। अर्जुन ने सोचा कि शायद कोई इंसान अंदर हो और उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला। झोपड़ी के अंदर का खौफ। जैसे ही अर्जुन झोपड़ी के अंदर गया, उसने देखा कि वहां चारों ओर धूल जमी हुई थी और एक कोने में एक पुराना झूला पड़ा था जो खुद ब खुद हिल रहा था। तभी झोपड़ी के अर्जुन चौंक गया और टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली। वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज लगातार गूंज रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि लोग इस जंगल से क्यों डरते हैं। कौन हो तुम? तभी एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक परछाई सामने की दीवार पर उभरी और एक डरावनी महिला की आकृति उसमें दिखाई देने लगी। उसने कहा, तुमने इस जंगल में कदम रखकर अपनी मौत को बुला लिया है। भूतिया अतीत का खुलासा। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या है? उस परछाई ने कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। बरसों पहले इस जंगल को इंसानों ने बर्बाद करने की कोशिश की थी। उन्होंने पेड़ काटे, जानवरों को मारा और इस जगह को तबाह कर दिया। मैं उन सब की आत्माओं की रक्षक हूँ जो यहाँ मारे गए। जो भी इस जंगल में आता है उसे मैं सजा देती हूँ। अर्जुन ने कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ सच जानने आया हूँ। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। महिला की आवाज कठोर हो गई। इस जंगल में जो भी आता है
उसे यहाँ के दर्द का एहसास करना पड़ता है। जंगल का खौफनाक सफर। अर्जुन को लगा कि अब उसकी जान खतरे में है। वह वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन झोपड़ी का दरवाजा नहीं खुला। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और झोपड़ी की दीवारें खून से लाल हो गईं। अर्जुन ने देखा कि उसके चारों ओर असंख्य परछाइयां मंडरा रही थी। जैसे तैसे उसने अपनी टॉर्च उठाई और खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया। अब जंगल और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। हर दिशा से अजीब आवाजें आ रही थी। पत्तों के पीछे से लाल चमकती। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया, जंगल से बच निकलना। भागते भागते अर्जुन को एक पुराना कुआं दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद वहां से गांव का रास्ता मिल जाए, लेकिन जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। वह नीचे गिर पड़ा और उसकी टॉर्च कुएं में गिर गई। अब चारों ओर अंधेरा था। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ से बच नहीं सकते। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैर को छुड़ाया और एक दिशा में भागने लगा। भागते भागते आखिरकार उसे जंगल का किनारा दिखाई दिया। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला, वह जमीन पर गिर गया। गांव के लोगों ने उसे बेहोश हालत में पाया। जब वह होश में आया तो उसने पूरी घटना सुनाई। जंगल का सच। उस दिन के बाद अर्जुन ने तय किया कि वह कभी दोबारा जंगल में नहीं जाएगा, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि जंगल को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को उसकी आत्माएं सजा देती थीं। गांव वालों ने उस दिन से जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसे प्रकृति के हवाले कर दिया। लेकिन अर्जुन के मन में वो डरावनी रात हमेशा के लिए बस गई। तालवन का रहस्य आज भी बना हुआ है और लोग कहते हैं कि रात में वहां से अब भी किसी के फुसफुसाने और चीखने की आवाजें आती हैं। सुनते हैं अगली कहानी। कहानी का शीर्षक अज्ञात परछाई। एक छोटे से गांव में, जहां लोग अंधविश्वास और रहस्यों से घिरे हुए थे, एक प्राचीन हवेली थी। उस हवेली को गांव के लोग परछाई वाली हवेली कहते थे। यह हवेली पिछले 50 वर्षों से वीरान पड़ी थी। कोई नहीं जानता था कि इसमें क्या हुआ था, लेकिन यह कहा जाता था कि जो भी उसमें गया वह कभी लौटकर नहीं आया। कहानी की शुरुआत रवि, एक शहर का युवक, अपने दोस्त अनिरुद्ध के साथ गांव में अपनी छुट्टियां बिताने आया था। दोनों युवा रोमांच की तलाश में थे और उन्होंने हवेली में जाने का निर्णय लिया। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन दोनों ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। जब वे हवेली पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने एक डरावना दृश्य था। हवेली के चारों ओर सूखे पेड़, जाले और अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने मुख्य द्वार खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनकी ओर आया। रहस्य गहराता है, हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने चित्र थे, जिनमें लोगों की तस्वीरें अजीब तरह से धुंधली हो चुकी थीं। अचानक रवि को लगा कि किसी ने उसे पीछे से छुआ है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अनिरुद्ध ने मजाक में कहा, शायद हवेली हमें डराना चाहती है। लेकिन यह मजाक ज्यादा देर तक नहीं चला। उन्हें हवेली के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दभरी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। अज्ञात परछाई, दोनों ने आवाज के पीछे जाने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर गहराई में गए, उन्हें लगा कि कोई परछाई उनका पीछा कर रही है। अनिरुद्ध ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन वह अचानक बंद हो गई। तभी दीवार पर एक परछाई दिखाई दी जो उनके पास आ रही थी। रवि ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? तभी परछाई एक महिला का रूप धारण कर लेती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी।
रहस्य का खुलासा। रवि और अनिरुद्ध ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। महिला की आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, तुम इस हवेली से जीवित नहीं जा सकते। मैंने 50 साल पहले यहाँ इंसानों का भरोसा किया था और उन्होंने मुझे धोखा दिया। अब हर कोई धोखेबाज है। क्या रवि और अनिरुद्ध इस हवेली से निकल पाएंगे? यह जानने के लिए कहानी को जारी रखने की आवश्यकता है। अगर आप इसे विस्तार में चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं पूरी कहानी चरणबद्ध तरीके से लिख सकता हूं। सुनते हैं अगली कहानी, भूतिया हवेली की कहानी। यह कहानी भारत के एक छोटे से गांव चंद्रपुर की है, जो घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। गांव में एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली सैकड़ों साल पुरानी थी और गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इसमें एक शापित आत्मा का वास है। हवेली का इतिहास। इस हवेली का निर्माण राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी पत्नी महारानी रुक्मिणी के लिए करवाया था। हवेली की भव्यता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन रानी की असमय मृत्यु ने इस खूबसूरत महल को शोक की छाया में ढक दिया। कहते हैं कि रानी की हत्या एक षड्यंत्र के तहत उनके ही विश्वासपात्रों ने की थी। रानी की आत्मा इस अन्याय को सहन नहीं कर पाई और वह इस हवेली में फंस गई। अजीब घटनाएं। गांव वालों का कहना था कि रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी चूड़ियों की खनक और कभी भारी कदमों की गूंज। जो भी उस हवेली में रात बिताने गया वह वापस नहीं लौटा। एक बार गांव का एक साहसी युवक अर्जुन, जिसने इन कहानियों को सिर्फ अफवाह माना, उसने हवेली में एक रात बिताने का निश्चय किया। वह अपने साथ एक लालटेन, कुछ खाने का सामान और एक चाकू लेकर गया। अर्जुन ने जैसे ही हवेली के मुख्य द्वार को खोला, दरवाजे की चरमराहट से सन्नाटा टूट गया। अंदर का माहौल बेहद ठंडा था और दीवारों पर पुराने समय के चित्र अब भी मौजूद थे। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन ने हवेली के अंदर जाते ही देखा कि एक बड़ा सा झूमर धीरे धीरे झूल रहा था, हालांकि हवा का नामो निशान नहीं था। उसने इसे नजरअंदाज करते हुए अपने खाने का सामान निकाला और एक कोने में बैठ गया। रात के करीब 12 बजे अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे एक महिला की हंसी सुनाई दी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने और हाथों में लाल चूड़ियां पहने एक महिला सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। अर्जुन ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए। महिला ने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? गांव वालों की प्रतिक्रिया। अगले दिन अर्जुन की चीख सुनकर गांव वाले हवेली की ओर दौड़े। जब वे पहुंचे तो उन्होंने अर्जुन को हवेली के बाहर बेहोश पाया। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। अर्जुन ने होश में आने के बाद सारी घटना बताई। इसके बाद गांव वालों ने तय किया कि वे कभी भी उस हवेली के करीब नहीं जाएंगे। हवेली की सच्चाई। कुछ सालों बाद एक प्रसिद्ध तांत्रिक उस गांव में आया। उसने हवेली की जांच की और बताया कि वहां रानी रुक्मिणी की आत्मा कैद है, जिसे मुक्ति की आवश्यकता है। तांत्रिक ने रानी की आत्मा को मुक्त करने के लिए पूजा पाठ किया। पूजा के दौरान हवेली में जोर जोर से हवा चलने लगी और हर दरवाजा अपने आप खुलने लगा। तांत्रिक ने अंत में रानी की आत्मा को शांत किया और उसे मुक्ति दिलाई। हवेली का भविष्य। आज वह हवेली भले ही खंडहर बन चुकी हो, लेकिन अब वहां से कोई अजीब आवाजें नहीं आती।
गांव वाले इसे एक चेतावनी के रूप में लेते हैं कि किसी भी स्थान के इतिहास को जानना और उसका सम्मान करना कितना जरूरी है। चंद्रपुर की भूतिया हवेली की यह कहानी हमेशा याद दिलाती है कि कभी कभी न्याय और सच्चाई की खोज में आत्माएं भी भटकती रहती हैं। सुनते हैं अगली कहानी। काले कुएं का रहस्य। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव कालापुरा की है। यह गांव चारों तरफ से सूखी जमीन और सुनसान पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन कुआं था जिसे लोग काला कुआं कहते थे। इस कुएं को लेकर गांव में कई डरावनी कहानियां मशहूर थी। कहा जाता था कि जो भी रात के समय इस कुएं के पास जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। कुएं की कहानी गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह कुआं करीब 200 साल पुराना है। इसे गांव के जमींदार ठाकुर रणधीर सिंह ने बनवाया था। वह अपनी संपत्ति और शक्ति के लिए कुख्यात थे। ठाकुर को अपनी हवेली के नीचे छिपे खजाने की रक्षा करने का जुनून था। वह खजाने की हिफाजत के लिए गांव की कई मासूम लड़कियों की बलि दे चुका था। कहा जाता है कि इन लड़कियों की चीखें उस कुएं में समा गईं। उनकी आत्माएं अब भी न्याय की तलाश में भटक रही थी। तभी से यह कुआं अभिशप्त माना जाने लगा। पहली घटना एक बार गांव का एक व्यापारी रामलाल, जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, देर रात कुएं के पास से गुजरा। उसने सोचा कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। डर के मारे वह पीछे मुड़कर भागा, लेकिन कुएं से आती एक आवाज ने उसे रोक दिया। तुम्हें हमारी चीखें सुनाई नहीं देती? रामलाल ने सुबह तक घर लौटने की हिम्मत नहीं की। अगली सुबह गांव वालों ने उसे कुएं के पास बेहोश पाया। जब वह होश में आया तो उसने पूरी घटना बताई। इसके बाद से कोई भी गांव वाला रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुएं का खतरनाक अतीत काले कुएं की कहानी धीरे धीरे फैलने लगी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कुएं के पास सफेद साड़ी में एक महिला को रोते हुए देखा है। कुछ ने यह भी कहा कि कुएं के पास देर रात घंटियों और चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है। गांव के एक पंडित जी ने बताया कि यह सब उन मासूम आत्माओं की पीड़ा है जिन्हें ठाकुर रणधीर सिंह ने बलि चढ़ाया था। उन्होंने गांव वालों को सलाह दी कि कुएं की आत्माओं की शांति के लिए एक बड़ा यज्ञ किया जाए। रहस्य सुलझाने की कोशिश गांव के युवा लड़कों में से एक वीरेंद्र, जिसने इन कहानियों को हमेशा झूठ समझा, ने कुएं का रहस्य सुलझाने का फैसला किया। वह अपने दोस्तों के साथ रात के समय कुएं के पास गया। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी का रंग काला था और उसकी सतह से हल्का सा धुआं उठ रहा था। अचानक कुएं से एक लड़की की चीख निकली, जिसने सबको जड़ कर दिया। वीरेंद्र ने देखा कि कुएं के अंदर एक धुंधली आकृति उभर रही थी, जो उनकी ओर इशारा कर रही थी। डर के मारे उसके सभी दोस्त वहां से भाग गए, लेकिन वीरेंद्र वहीं खड़ा रहा। उसने हिम्मत जुटाकर उस आकृति से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? आकृति ने जवाब दिया, हम वही हैं जिन्हें इस कुएं में कैद किया गया। हमें न्याय चाहिए, यज्ञ और शांति। वीरेंद्र ने गांव वालों को यह बात बताई। इसके बाद गांव ने एक बड़े तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि कुएं में कैद आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा। यज्ञ के दिन पूरे गांव ने मिलकर प्रार्थना की। यज्ञ के दौरान तेज हवा चलने लगी और कुएं से एक तेज चीख निकली। लेकिन जैसे जैसे मंत्रों का जाप तेज हुआ,
चीखें धीरे धीरे शांत होने लगी। आखिरकार यज्ञ समाप्त हुआ और तांत्रिक ने घोषणा की कि आत्माओं को मुक्ति मिल गई है। आज का काला कुआं यज्ञ के बाद से काले कुएं के पास कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव के लोग अब वहां बिना डर के जा सकते हैं। हालांकि यह कहानी आज भी एक चेतावनी के रूप में सुनाई जाती है कि लालच और अन्याय का अंत हमेशा बुरा होता है। काले कुएं की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर गलत काम का हिसाब एक न एक दिन जरूर होता है। सुनते हैं अगली कहानी। भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी और रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है। एक बार गांव के 3 दोस्त अर्जुन, रोहित और विक्रम ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। एक ठंडी अंधेरी रात को वे तीनों टॉर्च और कुछ लकड़ी लेकर हवेली पहुंचे। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर लगे जाले झूलने लगे। अचानक एक कोने से किसी के चलने की आवाज आई। तीनों डर गए लेकिन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। जैसे ही वे सीढ़ियों पर चढ़े, एक सफेद साया उनकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। विक्रम के हाथ से टॉर्च गिर गई और तीनों चीखते हुए भागने लगे। लेकिन अर्जुन ने खुद को संभाला और रुककर पूछा, कौन हो तुम? साया अचानक गायब हो गया और एक धीमी आवाज आई, मुझे बचाओ। अगले दिन तीनों ने गांव के बुजुर्गों से इस हवेली की कहानी पूछी। पता चला कि वह साया उस हवेली की पुरानी मालकिन का था जो अपने गहनों के लालच में मारी गई थी। उसकी आत्मा शांति चाहती थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने हवन और पूजा करवाई और हवेली को फिर से ठीक कराया। उसके बाद वहां से आवाजें आना बंद हो गईं और गांव के लोग कहते हैं कि आत्मा को अब शांति मिल गई। लेकिन आज भी अगर कोई रात को हवेली के पास जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। सुनते हैं अगली कहानी। पुरानी हवेली का श्राप। शहर से दूर घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल हवेली खड़ी थी। यह हवेली सालों से वीरान थी और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि यह हवेली श्रापित है और जो भी वहां रात बिताने जाता है वह या तो मर जाता है या पागल हो जाता है। एक दिन 4 दोस्त राज, अमन, प्रियंका और कविता ने शर्त लगाई कि वे उस हवेली में रात बिताएंगे। सभी ने इसे मजाक समझा और रात को मशाल, खाने पीने का सामान और एक कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। हवेली की हालत खंडहर जैसी थी। टूटे हुए दरवाजे, जाले और दीवारों पर अजीब सी दरारें। अंदर जाते ही उन्हें ठंडक का एहसास हुआ, जैसे किसी ने उन्हें देख लिया हो। वे सभी एक बड़े कमरे में पहुंचे और वहां डेरा जमाया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जिस पर धूल जमी थी। अमन ने मजाक में कहा, शायद इसमें कोई भूत छिपा हो। यह सुनकर सभी हंसने लगे। रात के गहराते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अलमारी के पास अचानक आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। प्रियंका ने डरकर कहा, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। यह जगह ठीक नहीं लगती। राज ने हिम्मत दिखाते हुए अलमारी खोल दी। अलमारी के अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस डायरी को पढ़ेगा वह मेरी यातनाओं का हिस्सा बन जाएगा। अचानक हवेली के हर कोने से भयानक चीखें सुनाई देने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवेली की खिड़कियों से अंधेरी परछाइयां झांकने लगीं। चारों दोस्त चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने बंद कर दी थी। डायरी के अगले पन्नों में हवेली की सच्चाई लिखी थी। यह हवेली कभी राजा विक्रम की थी, जिन्होंने लालच में अपने ही परिवार को मार डाला था। मरने वालों की आत्माएं तब से हवेली में फंसी हुई थीं और वे हर उस इंसान को सजा देती थीं जो उनके श्रापित घर में कदम रखता। चारों दोस्त बुरी तरह फंस गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी कविता को याद आया कि डायरी में लिखा था, मुझे मुक्ति चाहिए।
उन्होंने जल्दी से हवन सामग्री ढूंढी और एक पूजा शुरू की। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवेली के चीखने की आवाजें तेज हो गईं। चारों दोस्तों ने डर के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और पूजा खत्म की। धीरे धीरे हवेली शांत हो गई और आत्माओं के चीखने की आवाजें बंद हो गईं। अगली सुबह जब वे जागे तो खुद को हवेली के बाहर पाया। हवेली अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी और वहां एक भी आवाज नहीं थी। गांव वाले कहते हैं कि उस रात के बाद से हवेली में किसी ने कोई अजीब घटना नहीं देखी। लेकिन लोग अब भी कहते हैं कि अगर कोई लालच या बुरी नीयत से उस हवेली के पास जाता है तो वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। सुनते हैं अगली कहानी। अंधेरी हवेली का सच। शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग इसे अंधेरी हवेली कहते थे। यह हवेली सालों से खाली पड़ी थी और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि जो भी इस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक बार 5 दोस्त अर्जुन, सुमित, रिया, काव्या और विक्रम ने इस हवेली में जाने का फैसला किया। यह फैसला किसी साहसिक अभियान से कम नहीं था। वे सभी रोमांच के शौकीन थे और इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने तय किया कि वे एक रात इस हवेली में बिताएंगे और उसकी सच्चाई जानेंगे। हवेली का पहला अनुभव। शाम ढलते ही वे सभी टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली पहुंचे। हवेली बेहद पुरानी थी, दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजे चरमराने वाले थे। जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर चारों तरफ अंधेरा था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने सामान के सड़ने की। अंदर घुसते ही सुमित ने मजाक में कहा, "यहां तो सच में भूतों का घर लगता है।" सभी हंसने लगे, लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। रहस्यमयी आवाजें। हवेली में एक बड़ा हॉल था जहां उन्होंने अपना सामान रखा। जैसे ही वे हॉल में बैठने लगे, उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने कहा, "किसी ने सुना? शायद हवेली में कोई और भी है।" सभी सतर्क हो गए। विक्रम और अर्जुन ने ऊपर जाकर जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, सीढ़ियां चरमराने लगीं। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर एक खाली कमरा था, लेकिन वहां की दीवारों पर खून जैसे निशान थे। तभी पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अर्जुन और विक्रम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। नीचे से रिया और सुमित ने उनकी चीख सुनी और ऊपर भागे। डायरी का राज। काव्या ने नीचे के एक कमरे में एक पुरानी डायरी देखी। उसने उसे खोलकर पढ़ा। डायरी में लिखा था, "यह हवेली श्रापित है। मेरी आत्मा यहाँ कैद है। मुझे धोखे से मार दिया गया था। जो भी इस हवेली में आता है वह मेरे दर्द का हिस्सा बन जाता है।" डायरी पढ़ते ही काव्या को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साया दीवार पर दिखाई दिया। भूत की कहानी। जब सभी दोस्त फिर से एकत्र हुए तो उन्होंने पूरी डायरी पढ़ी। डायरी में लिखा था कि यह हवेली कभी राजा हरिकेश की थी। राजा का भरोसेमंद मंत्री धन और सत्ता की लालच में राजा और उसकी पत्नी को मारकर उनकी संपत्ति हथियाना चाहता था। उसने हवेली में आग लगाकर राजा की पत्नी को जिंदा जला दिया। उसी दिन से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है। आत्मा की मुक्ति का उपाय डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसी जगह पर पूजा करनी होगी जहां उसे जलाया गया था। यह पढ़कर सभी ने मिलकर आत्मा को शांति देने का फैसला किया। वे सभी कमरे में गए जहां राजा की पत्नी की हत्या हुई थी। जैसे ही उन्होंने वहां पूजा शुरू की, हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं। खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं और चारों तरफ अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। लेकिन दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मंत्रोच्चार जारी रखा। अचानक एक भयंकर चीख के साथ सफेद साया प्रकट हुआ और जलती हुई रोशनी में बदल गया। आत्मा ने कहा, "तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब यह हवेली शांत हो जाएगी।" अंत।
सुबह होते ही हवेली की खौफनाक गंध और अंधेरा गायब हो गया। दोस्तों ने राहत की सांस ली और गांव लौट आए। अब उस हवेली में कोई डरावनी घटना नहीं होती। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि जो कोई भी हवेली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। हवेली अब भी खड़ी है, लेकिन उसकी रहस्यमय उपस्थिति कभी-कभी महसूस की जाती है। सुनते हैं अगली कहानी। काले कुएं का रहस्य। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव कालापुरा की है। यह गांव चारों तरफ से सूखी जमीन और सुनसान पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन कुआं था जिसे लोग काला कुआं कहते थे। इस कुएं को लेकर गांव में कई डरावनी कहानियां मशहूर थी। कहा जाता था कि जो भी रात के समय इस कुएं के पास जाता, वह कभी वापस नहीं लौटता। कुएं की कहानी गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह कुआं करीब 200 साल पुराना है। इसे गांव के जमींदार ठाकुर रणधीर सिंह ने बनवाया था। वह अपनी संपत्ति और शक्ति के लिए कुख्यात थे। ठाकुर को अपनी हवेली के नीचे छिपे खजाने की रक्षा करने का जुनून था। वह खजाने की हिफाजत के लिए गांव की कई मासूम लड़कियों की बलि दे चुका था। कहा जाता है कि इन लड़कियों की चीखें उस कुएं में समा गईं। उनकी आत्माएं अब भी न्याय की तलाश में भटक रही थी। तभी से यह कुआं अभिशप्त माना जाने लगा। पहली घटना एक बार गांव का एक व्यापारी रामलाल, जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, देर रात कुएं के पास से गुजरा। उसने सोचा कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। डर के मारे वह पीछे मुड़कर भागा, लेकिन कुएं से आती एक आवाज ने उसे रोक दिया। तुम्हें हमारी चीखें सुनाई नहीं देती? रामलाल ने सुबह तक घर लौटने की हिम्मत नहीं की। अगली सुबह गांव वालों ने उसे कुएं के पास बेहोश पाया। जब वह होश में आया तो उसने पूरी घटना बताई। इसके बाद से कोई भी गांव वाला रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुएं का खतरनाक अतीत काले कुएं की कहानी धीरे धीरे फैलने लगी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कुएं के पास सफेद साड़ी में एक महिला को रोते हुए देखा है। कुछ ने यह भी कहा कि कुएं के पास देर रात घंटियों और चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है। गांव के एक पंडित जी ने बताया कि यह सब उन मासूम आत्माओं की पीड़ा है जिन्हें ठाकुर रणधीर सिंह ने बलि चढ़ाया था। उन्होंने गांव वालों को सलाह दी कि कुएं की आत्माओं की शांति के लिए एक बड़ा यज्ञ किया जाए। रहस्य सुलझाने की कोशिश गांव के युवा लड़कों में से एक वीरेंद्र, जिसने इन कहानियों को हमेशा झूठ समझा, ने कुएं का रहस्य सुलझाने का फैसला किया। वह अपने दोस्तों के साथ रात के समय कुएं के पास गया। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी का रंग काला था और उसकी सतह से हल्का सा धुआं उठ रहा था। अचानक कुएं से एक लड़की की चीख निकली, जिसने सबको जड़ कर दिया। वीरेंद्र ने देखा कि कुएं के अंदर एक धुंधली आकृति उभर रही थी, जो उनकी ओर इशारा कर रही थी। डर के मारे उसके सभी दोस्त वहां से भाग गए, लेकिन वीरेंद्र वहीं खड़ा रहा। उसने हिम्मत जुटाकर उस आकृति से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? आकृति ने जवाब दिया, हम वही हैं जिन्हें इस कुएं में कैद किया गया। हमें न्याय चाहिए, यज्ञ और शांति। वीरेंद्र ने गांव वालों को यह बात बताई। इसके बाद गांव ने एक बड़े तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि कुएं में कैद आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा। यज्ञ के दिन पूरे गांव ने मिलकर प्रार्थना की।
यज्ञ के दौरान तेज हवा चलने लगी और कुएं से एक तेज चीख निकली। लेकिन जैसे जैसे मंत्रों का जाप तेज हुआ, चीखें धीरे धीरे शांत होने लगी। आखिरकार यज्ञ समाप्त हुआ और तांत्रिक ने घोषणा की कि आत्माओं को मुक्ति मिल गई है। आज का काला कुआं यज्ञ के बाद से काले कुएं के पास कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव के लोग अब वहां बिना डर के जा सकते हैं। हालांकि यह कहानी आज भी एक चेतावनी के रूप में सुनाई जाती है कि लालच और अन्याय का अंत हमेशा बुरा होता है। काले कुएं की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर गलत काम का हिसाब एक न एक दिन जरूर होता है। सुनते हैं अगली कहानी। भूतिया स्टेशन। शहर से दूर एक छोटा रेलवे स्टेशन था जिसे लोग भूतिया स्टेशन कहते थे। इस स्टेशन पर पिछले कई सालों से कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। लोगों का मानना था कि वहां आत्माओं का बसेरा है। कहते हैं कि एक बार जो उस स्टेशन पर रुकता है वह कभी वापस नहीं आता। रवि, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। उसने अपने संपादक से वादा किया कि वह स्टेशन का रहस्य उजागर करेगा। एक रात रवि अपनी कैमरा और टॉर्च लेकर स्टेशन पर पहुंचा। वहां घना अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा। रवि ने स्टेशन का मुआयना शुरू किया। प्लेटफॉर्म पर टूटे फूटे बेंच, जंग लगे लोहे के खंभे और दीवारों पर अजीब सी दरारें थीं। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म के अंत की ओर कदम बढ़ाया, अचानक हवा तेज हो गई और उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है यहां? रवि ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साया उसकी ओर देख रहा था। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रवि डर तो गया, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाते हुए कैमरा चालू कर दिया। साया एक बूढ़े व्यक्ति का था। उसने रवि से कहा, यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? और यह स्टेशन क्यों भूतिया कहलाता है? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं इस स्टेशन का स्टेशन मास्टर था। कई साल पहले एक ट्रेन में आग लग गई थी। उस ट्रेन में सैकड़ों लोग मारे गए। उनकी आत्माएं आज भी इस स्टेशन पर फंसी हुई हैं। मैं उन्हें मुक्त करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वे मुझे जाने नहीं देते। रवि ने पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? स्टेशन मास्टर ने कहा, तुम्हें इस स्टेशन पर एक विशेष हवन करना होगा और उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करनी होगी। अगले दिन रवि गांव के पुजारी को साथ लेकर स्टेशन पर गया। उन्होंने स्टेशन पर हवन किया और आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। हवन के दौरान तेज हवाएं चलने लगीं और ऐसा लगा जैसे आत्माएं गुस्से में हैं। लेकिन जैसे ही पूजा खत्म हुई, हवा शांत हो गई और स्टेशन पर अजीब सा सुकून फैल गया। स्टेशन मास्टर का साया रवि के पास आया और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे और इन आत्माओं को मुक्ति दी। धन्यवाद। वह साया धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। उसके बाद रेलवे विभाग ने उस स्टेशन को फिर से शुरू किया। अब वहां ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन स्टेशन पर जाने वाले यात्री कहते हैं कि रात के समय प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़े स्टेशन मास्टर का साया कभी कभी दिखाई देता है, जो यात्रियों को सुरक्षित देखता है। सुनते हैं अगली कहानी। शापित पेड़ की साया गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे लोग शापित पेड़ कहते थे। कहा जाता था कि रात के समय वहां से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। इस पेड़ को लेकर कई कहानियां मशहूर थीं, लेकिन कोई भी सच्चाई को जानने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के एक नवयुवक विक्रम ने इस रहस्य को जानने का निश्चय किया। वह साहसी और निडर था। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। वह एक रात अपने हाथ में मशाल लेकर उस पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही वह पेड़ के करीब आया, हवा अचानक ठंडी और तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं जैसे जीवित हो उठी और अजीब अजीब सरसराहट की आवाजें आने लगीं। विक्रम ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसने महसूस किया कि पेड़ की जड़ों के पास एक साया है, जो धीरे धीरे
उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह साया एक बूढ़ी औरत का था जिसके लंबे सफेद बाल और जलती हुई आंखें थीं। उसने विक्रम से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? विक्रम ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारा सच जानना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी भयानक थी। उसने बताया कि वह कभी इस गांव की एक साधारण महिला थी, लेकिन गांव वालों ने उसे जादूगरनी समझकर मार डाला। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि जो भी इस पेड़ के पास आएगा वह उसे कभी लौटने नहीं देगी। विक्रम ने हिम्मत करके उससे कहा, अगर तुम इतनी पीड़ा में हो तो मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त करना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत कुछ देर चुप रही और फिर बोली, अगर तुम यह कर सको तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। विक्रम ने अगले दिन गांव के पुजारी से मदद ली। वे दोनों उस पेड़ के पास गए और पूजा अर्चना शुरू की। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण हुआ, बूढ़ी औरत की चीखें तेज होती गईं। अंत में वह आग की लपटों में बदलकर गायब हो गई। उसके बाद वह पेड़ फिर कभी शापित पेड़ नहीं कहलाया। विक्रम की हिम्मत ने न सिर्फ पेड़ का रहस्य सुलझाया बल्कि गांव वालों के डर को भी खत्म कर दिया। पर ध्यान रहे, हर साया इतना दयालु नहीं होता।